ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 है द मैक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। द करेंसी इन कंट्री एक्स इज द क्रोन वाइल कंट्री वाई यूजेस द यूरो। कंट्री, अब यहाँ करेंसी लिख लेते हैं। कंट्री एक्स की जो करेंसी है वो है क्रोन एंड कंट्री वाई जो है उसकी करेंसी है यूरो। अब हुआ क्या है, country Y has recently experienced an increase in its exchange rate with country X. For example, country Y में पहले जो एक यूरो था या 10 यूरोस थे फॉर एग्जांपल, वो इक्वल थे 20 क्रोन्स के। ये पहले उनका रेट था। अब क्या हुआ कि कंट्री वाई में जो यूरो करेंसी है उसका रेट इंक्रीज हो गया है एज कंपेयर टू कंट्री एक्स क्रोन्स। मतलब कि पहले जो 10 यूरोस 20 क्रोन के इक्वल थे, अब एक्सचेंज रेट जो है वो इंक्रीज हो गया, तो 20 की बजाय लेट से 30 क्रोन्स हो गया। एग्री विद दिस? तो इंटरेस्ट रेट जो है इंक्रीज हो गया अगेंस्ट कंट्री एक्स जिसकी करेंसी क्रोन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स वुड रिजल्ट इन कंट्री वाई। अब जो कंट्री वाई है, इस इंक्रीज इन एक्सचेंज रेट की वजह से क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, ए ऑप्शन ए है अ स्टिमुलस टू एक्सपोर्ट इन कंट्री वाई, कि कंट्री वाई जो है वो ज्यादा एक्सपोर्ट करना शुरू हो जाएगा। किसको? लेट्स से दो ही कंट्री है दुनिया में, तो कंट्री वाई जो है वो ज्यादा एक्सपोर्ट करना शुरू कर देगा कंट्री एक्स को। क्या ये ठीक है या ये गलत है? बेसिकली अगर हम देखें कंट्री एक्स में, अगर कंट्री वाई एक्सपोर्ट करेगा कंट्री एक्स को, तो ऑब्वियसली कंट्री एक्स जो है वो इंपोर्ट करेगा कंट्री वाई से। ऐसा ही होगा। तो फॉर एग्जांपल कंट्री एक्स जो पहले इंपोर्ट कर रहा था कंट्री वाई से, कोई प्रोडक्ट था वो 1 किलोग्राम इंपोर्ट कर रहा था कंट्री वाई से जो कि 10 यूरो का था। तो पहले उसको क्रोन्स में कितना पे करना पड़ता था? 10 यूरो डिवाइड बाय 20 क्रोन्स। तो पहले उसको पे करना पड़ता था 0.50 टू इंपोर्ट 1 किलोग्राम। बट अब वही 1 किलोग्राम इंपोर्ट करने के लिए अब उससे कंट्री एक्स के लोगों को कितना पे करना पड़ेगा? 10 डिवाइड बाई 30। अब उन्हें पे करना पड़ेगा 0.33। अब कंट्री एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये अच्छी बात है, बट कंट्री वाई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, पहले उसको मिल रहा था 0.50 पर किलोग्राम, बट अब उसको मिलेगा 0.33 पर किलोग्राम। तो ऑब्वियसली अगर उन्होंने एक्सपोर्ट करना है तो वो कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा उनको पैसे मिले। तो पहले उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल था, अब उनके लिए कम बेनिफिशियल है, क्योंकि अब उसी किलोग्राम की कम वैल्यू या कम वर्थ उन्हें मिलेगी। तो ऑब्वियसली कंट्री वाई जो है वो मोटिवेट नहीं होगा कंट्री एक्स को एक्सपोर्ट करने के लिए। तो ये तो केस नहीं हो सकता, ऑप्शन ए नहीं होगा, क्योंकि एक्सपोर्ट्स जो है वो डिस्करेज हो जाएंगी। एन इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट्स फ्रॉम कंट्री एक्स, कि पहले अगर हमें कोई चीज मिल रही थी कंट्री वाई में जो हम इंपोर्ट कर रहे थे कंट्री एक्स से, पहले एक चीज हमें मिल रही थी 20 क्रोन्स की, अब वही सेम चीज हमें मिल रही है 30 क्रोन्स की। तो इंपोर्ट्स क्या होंगी? ऑब्वियसली इंपोर्ट्स बिकम एक्सपेंसिव। इंपोर्ट्स अब एक्सपेंसिव हो जाएंगी। तो एन इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट्स फ्रॉम कंट्री, सॉरी उल्टा बता गया। अच्छा, यहां पे क्या हो रहा है कि पहले जो एक चीज इंपोर्ट कर रहे थे 0.50 का पर किलोग्राम, अगर कंट्री वाई ने इंपोर्ट करना था, अब वही चीज कंट्री वाई इंपोर्ट करेगा 0.33 का। तो इससे क्या होगा? कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट्स जो हैं वो डिक्रीज हो जाएंगी। कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट्स जो हैं वो डिक्रीज हो जाएंगी। अब क्यों? क्योंकि पहले वो चीज 0.50 की पर किलोग्राम मिल रही थी, अब वही चीज उनको मिल रही है 0.33 की पर किलोग्राम। तो कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट्स जो है वो कम हो जाएंगी। तो कंट्री वाई कोशिश करेगा ज्यादा से ज्यादा चीजें इंपोर्ट करे। सो कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट्स डिक्रीज होंगी। टोटली ऑपोजिट है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट्स जो है वो कंट्री वाई एक्सपोर्ट्स करना कम कर देगा, ऑन दी अदर हैंड कंट्री वाई
कंट्री एक्स से इंपोर्ट करना ज़्यादा कर देगा। तो ऑब्वियसली इंक्रीज नहीं होगा कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट में, डिक्रीज होगा कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट में, तो ये भी गलत है। रिड्यूसिंग डिमांड फॉर इंपोर्ट फ्रॉम कंट्री एक्स, जब कंट्री एक्स से चीज़ें आपको अब सस्ती मिलनी शुरू हो गई हैं, पहले 0.50 का मिल रहा था, अब 0.33 का मिल रहा है, तो इससे क्या होगा, कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट्स डिक्रीज होंगी और डिमांड जो है इंपोर्ट्स की फ्रॉम कंट्री एक्स वो इंक्रीज हो जाएंगी, ना कि डिक्रीज होंगी, तो ये भी गलत है। अ रिडक्शन इन द रेट ऑफ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, कि आपकी जो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है वो रिड्यूस हो जाएगी। क्यों? कंट्री वाई जब सस्ती चीजें इंपोर्ट करेगा कंट्री एक्स से, तो क्या होगा, सस्ते रिसोर्सेज मिलेंगे कंट्री वाई को। क्यों? क्योंकि वो इंपोर्ट कर रहा है कंट्री एक्स से, तो उससे जितने भी कंट्री वाई बाहर से कंट्री एक्स से चीजें इंपोर्ट करेगा, वो सस्ती चीजें लेगा, उससे प्रोडक्ट्स बनाएगा, तो सस्ते प्रोडक्ट्स बनेंगे, और सस्ते प्रोडक्ट्स बनेंगे तो ऑब्वियसली सस्ते सेल भी होंगे कंट्री वाई में, तो इससे क्या होगी, इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। सो यस, ये ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर विद दिस? सेकंड क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट वन आर प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स इन इंटरनेशनल ट्रेड, विच इज द एक्सेप्शन? प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स क्या होते हैं जो गवर्नमेंट लेती है? ओके, प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स जो है वो गवर्नमेंट लेती है। क्यों? ताकि अपनी लोकल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट कर सके, किस चीज से? फॉरेन कंपटीशन से। क्या होगा कि अगर बहुत सारी फॉरेन कंपनीज आ जाएंगी आपके कंट्री में, और आपकी कंपनी, आपकी कंट्री की जो इंडस्ट्रीज है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो क्या होगा, वो compete नहीं कर पाएंगी फॉरेन कंपनीज के अगेंस्ट। जैसे पाकिस्तान में अगर आप नोट करो तो कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो पाकिस्तानी कंपनी हो और लोकल मैन्युफैक्चरिंग कर रही हो कार की। कोई भी गाड़ी लोकली पाकिस्तान में नहीं बनती, और जितनी भी लोकल असेंबलिंग हो रही है गाड़ियों की, वो सारी बाहर की कंपनीज हैं। क्यों? क्योंकि जो कंपनी पहली दफ़ा गाड़ी बनाना शुरू करेगी तो वो अच्छा प्रोडक्ट नहीं बनाएगी, फिर वो 10-20 साल गाड़ियां बनाएगी, एक्सपेरिमेंट करेगी, इम्प्रूवमेंट लेके आएगी, तो फिर एक अच्छी 20-25 साल बाद वो कंपनी एक अच्छी गाड़ी बनाने के काबिल होगी। अब पाकिस्तान में इतना फॉरेन कंपनीज हैं, होंडाई देख लो, होंडा देख लो, टोयोटा, इतनी ज़्यादा कंपनीज हैं पाकिस्तान में कि कोई भी कंपनी जो है वो रिस्क ही नहीं लेती कि हम कोई प्रोडक्ट स्क्रैच से बनाएं। तो इससे क्या होता है कि पाकिस्तान की जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा सफ़र होती है, और हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है वो 100% डिपेंडेंट है फॉरेन कंपनीज में। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स लेती है, कोई प्रोटेक्टिव मेजर्स लेती है कि फॉरेन कंपनीज या उनके प्रोडक्ट्स हमारे मुल्क में कम से कम आए, तो जो हमारी वीक इंडस्ट्रीज हैं, ये वीक कंपनीज हैं, उनको हम सपोर्ट कर सकें, उनको ज़्यादा कंपटीशन फेस ना करना पड़े लोकल मार्केट में। अब कौन कौन से प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स हैं? पहला है इंपोर्ट कोटास, कि जो फॉरेन कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं वो कम से कम इंपोर्ट हो हमारे कंट्री में। ऐसा ही है, जब फॉरेन कंपनी के प्रोडक्ट्स कम से कम इंपोर्ट होंगे हमारे कंट्री में, तो ऑब्वियसली उससे हमारी जो लोकल इंडस्ट्री है वो प्रोटेक्ट होगी। ठीक है, क्योंकि एक लिमिटेड इंपोर्टेड गुड्स ही अवेलेबल होंगे, तो ये तो बिल्कुल ही प्रोटेक्टिव मेजर है। सब्सिडीज फॉर एक्सपोर्टर्स, अगर आप जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको सब्सिडीज दे रहे हो, उनको डिस्काउंट्स दे रहे हो, जस्ट टू इनकरेज देम कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें बाहर के कंट्रीज में, तो इससे आप लोकल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे बल्कि उनको आप मोटिवेट कर रहे हो एक्सपोर्ट करने के लिए। तो ये तो प्रोटेक्शनिस्ट मेजरमेंट या मेजर नहीं हो सकता, क्योंकि इसका कुछ लेना देना नहीं है लोकल इंडस्ट्री से। देन कस्टम प्रोसीजर्स, आप क्या करते हो, कस्टम प्रोसीजर्स को बड़ा टफ कर देते हो। क्यों टफ कर देते हो? ताकि लोग डिस्करेज हो इंपोर्ट्स करने के लिए। जितनी कम इंपोर्ट होंगी, क्योंकि कस्टम प्रोसीजर स्ट्रिक्ट होंगे, जितनी कम इंपोर्ट्स आप करोगे बाहर के कंट्रीज से, कम प्रोडक्ट्स आएंगे बाहर के, तो ऑब्वियसली आपकी लोकल इंडस्ट्री प्रोटेक्ट होगी। तो ये भी हो सकता है। टैरिफ्स, आप टैक्स वगैरह जो इंपोर्ट्स पे है ना वो बहुत ज़्यादा रखते हो, तो जब टैक्स ज़्यादा रखोगे तो लोग बाहर के प्रोडक्ट्स कम मंगवाएंगे और लोकल प्रोडक्ट्स को ज़्यादा यूज़ करेंगे, तो लोकल इंडस्ट्री आपकी ज़्यादा बूस्ट होगी। सो ऑप्शन ए, सी एंड डी, ये तीनों ही प्रोटेक्टिव मेजर्स हो सकते हैं गवर्नमेंट की तरफ से टू प्रोटेक्ट योर लोकल इंडस्ट्रीज अगेंस्ट फॉरेन कंपटीशन। जो बी है वो नहीं है, क्योंकि उसमें तो आप अपनी
लोकल इंडस्ट्री को मोटिवेट कर रहे हो कि वो बाहर जाके कॉम्पीट करें, उसका लोकल इन्वायरमेंट से कुछ लेना देना नहीं है। यहां तक क्लियर है? ओके। इसके बाद नेक्स्ट है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट विल बी शॉर्ट टर्म। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? ओके, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली ये होती है कि ये टेम्पररी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें क्या होता है कि आपके पास स्किल्ड लेबर भी मौजूद होता है इकॉनमी में, और आपके पास डिफरेंट एम्प्लॉयर्स की तरफ से जॉब्स भी अवेलेबल होती हैं। बट ड्यू टू मार्केट फ्रिक्शन क्या होता है कि जो आपका स्किल्ड लेबर है वो एम्प्लॉयर के साथ कनेक्ट नहीं कर पाता फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान की एग्जाम्पल ले लेते हैं। कराची में बहुत ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं, लेकिन जो स्किल्ड लेबर है फॉर एग्जांपल वो रावलपिंडी में ज़्यादा है, लेट्स सपोज। तो इससे क्या होगा कि स्किल्ड लेबर रावलपिंडी में है, जॉब्स अवेलेबिलिटी जो है वो कराची में है, तो ये लेबर जो है ये दोनों, और जॉब्स जो है ये दोनों अलग अलग सिटीज़ में है, तो ये कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इससे क्या होगा, शॉर्ट टर्म फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। सो यस, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट शॉर्ट टर्म ही होती है। गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट लोगों को मोटिवेट करेगी कि आप रावलपिंडी में जो लेबर है ज़्यादा से ज़्यादा वो जाए कराची ताकि उसको जॉब मिल सके। तो वो लेबर की मोबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं, और जैसे ही लेबर मूव करता है रावलपिंडी से कराची, उसको फ़ौरन जॉब मिल जाती है। तो इसको कहते हैं बेसिकली फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, और ये हमेशा टेम्पररी या शॉर्ट टर्म ही होती है। सो दैट्स ट्रू। सेकेंड, गवर्नमेंट्स कैन encourage लेबर मोबिलिटी इफ दे वांट टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। अब ऑब्वियसली हमने देखा जैसे अगर फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है तो उसका सोल्यूशन क्या होगा कि लेबर मोबिलिटी को इंक्रीज किया जा सके। लेबर जो है वो अवेलेबल है रावलपिंडी में, जॉब्स जो है कराची में है, तो गवर्नमेंट इंश्योर करेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लेबर जो है वो पिंडी से मूव करे जाके कराची में। तो ये क्या है, बेसिकली इनकरेज करेगी गवर्नमेंट। और जैसी मोबिलिटी होगी, जैसे ही आप राइट सिटी में जाओगे जहां आपको जॉब्स अवेलेबल हैं, तो आपको बड़े आराम से जॉब मिल जाएगी और अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हो जाएगी। सो ये भी एब्सोल्युटली ट्रू है। सो बोथ ऑप्शंस आर ट्रू। क्लियर विद दिस? इसके बाद नेक्स्ट है द मैक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्वेश्चन हम कर रहे हैं। नॉर्थलैंड, साउथलैंड, ईस्टलैंड एंड वेस्टलैंड आर 4 कंट्रीज ऑफ एशिया। 4 कंट्रीज हैं एशिया के। The following economic statistics have been produced for the year 2007. कंट्री का चेंज इन जीडीपी परसेंटेज में दिया हुआ है, बैलेंस ऑफ पेमेंट करंट अकाउंट दिया हुआ है, चेंज इन कंज्यूमर प्राइसेस दिया हुआ है कि महंगाई कितनी हुई है, इन्फ्लेशन कितनी हुई है, चेंज इन वर्किंग पॉपुलेशन एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना रिड्यूस हुआ है या पार्टिसिपेशन रेट कितना इंक्रीज हुआ है, ये दिया हुआ है। विच कंट्री एक्सपीरियंस स्टैगफ्लेशन इन द रेलेवेंट पीरियड? पहली बात तो ये कि स्टैगफ्लेशन क्या होता है। स्टैगफ्लेशन ये होता है यूजुअली जब इन्फ्लेशन इंक्रीज होती है ना, तो उससे इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, या वो भी इंक्रीज होती है। इंक्रीज इन इकोनॉमिक ग्रोथ होता है यूजुअली। बट अक्सर इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा बढ़ जाती है ओवर अ नाइट कि उसको हम कहते हैं कि प्राइस शॉक्स आ गए, कि ओवर नाइट किसी चीज़ की प्राइस डबल हो गई। जैसे पाकिस्तान में डॉलर जो है वो एकदम से ओवर नाइट स्ट्रेंथन तो हो गया, 20-30 रुपए एक रात में बढ़ जाता है। या ऑयल जो है वो एक रात में 20-30 रुपए या 50 रुपए बढ़ जाए, तो ये क्या होगा, प्राइस शॉक होगा। तो प्राइस शॉक की वजह से एकदम ओवर नाइट एक्सट्रीम इन्फ्लेशन आएगी। अब जब इन्फ्लेशन आएगी तो यूजुअली इकोनॉमिक ग्रोथ भी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब चीज़ें महंगी होंगी तो प्रोड्यूसर्स को फ़ायदा नज़र आएगा कि चीज़ें महंगी हो रही हैं, तो हम ज़्यादा चीज़ें बनाएं, ज़्यादा सेल करें ताकि ज़्यादा प्रॉफिट हो। बट एक्सट्रीम इन्फ्लेशन की वजह से क्या होता है कि एकदम बिजनेस की अफोर्डेबिलिटी से चीज़ें बाहर चली जाती हैं। बिजनेस के लिए अफोर्डेबल ही नहीं रहता कि वो प्रोडक्ट को बनाए, क्योंकि प्राइस इतनी ज़्यादा जंप अप कर गई है। तो बिजनेसेस क्या है, बिजनेसेस कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस ही नहीं करते, कमोडिटीज बनाते ही नहीं है इकोनॉमी में, या कंट्री में गुड्स को बनाते ही नहीं है। तो एकदम से क्या होता है कि बिजनेस जो है, जितने भी बिजनेसेस होते हैं वो स्टक हो जाते हैं, वो स्टॉप कर देते हैं अपनी एक्टिविटीज को। और इस स्टॉप की वजह से क्या होता है कि हमारी इकोनॉमी जो है वो स्टैग्नेंट हो जाती है, वो रुक जाती है, वो स्टॉप हो जाती है। तो ये क्या है, बेसिकली इसको कहते हैं स्टैगफ्लेशन। तो स्टैगफ्लेशन से क्या होता है, प्राइस शॉक आता है, एक्सट्रीम इन्फ्लेशन होती है, और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है
ना वो ऊपर जाती है ना नीचे जाती है, बल्कि वो स्टॉप या स्टक हो जाती है एक पॉइंट पे। तो इसको हम बेसिकली कहते हैं स्टैगफ्लेशन। अब जब स्टैगफ्लेशन होगी तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये इन्फ्लेशन है? इन्फ्लेशन के लिए जो मेजरमेंट हम यूज करते हैं वो होता है चेंज इन कंज्यूमर प्राइसेस। चेंज इन कंज्यूमर प्राइसेस ये हमें हेल्प करता है टू मेजर द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। अब चारों में से जिस कंट्री में सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन होगी वहां स्टैगफ्लेशन का चांस होगा। तो सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन किस कंट्री में हुई है? सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन जो है वो हुई है नॉर्थलैंड में, फर्स्ट ऑफ ऑल। बट इस पे हमने अपना डिसीजन फाइनल नहीं करना, हमने देखना है इकोनॉमिक ग्रोथ किस कंट्री की स्टक है या किसकी इकोनॉमिक ग्रोथ सबसे कम है। इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे पता चलेगा? चेंज इन जीडीपी से, इन परसेंटेज। ये हमें बताएगा अगर जिसकी पॉजिटिव है तो मतलब ग्रोथ हो रही है, जिसकी नेगेटिव है उसकी ग्रोथ रुक गई है। तो यहां पर अगर आप देखो तो यहां पर नॉर्थलैंड एंड ईस्टलैंड दोनों की इकोनॉमिक ग्रोथ रुकी हुई है, ठीक है। बट ईस्टलैंड में नॉर्मल इन्फ्लेशन है 2.25%, बट नॉर्थलैंड में इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा है और इकोनॉमिक ग्रोथ भी रुकी हुई है, नेगेटिव में है। तो ऑब्वियसली नॉर्थलैंड ही ये ऑप्शन हो सकता है। क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज है, असल जजमेंट होगी इन्फ्लेशन पे। यहाँ पे अगर यहाँ चारों कंट्रीज में आप कंपेयर करो, चारों में ही इन्फ्लेशन हुई है, लेकिन सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन हुई है नॉर्थलैंड में और इकोनॉमिक ग्रोथ भी इसी की रुकी हुई है। तो आपने सिर्फ चेंज इन जीडीपी एंड चेंज इन कंज्यूमर प्राइस को देखना है टू जज दी इन स्टैगफ्लेशन। तो नॉर्थलैंड इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर विद दिस?